हेलो दोस्तों, मैं सोहन सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अब तक 3 चैप्टर विद क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहा हूँ, द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण जो है इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में यानी कि कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम आज लिंक करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण जो होती हैं उनकी और प्रॉपर्टीज को बहुत डीपली पढ़ेंगे कि वो द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इससे पिछले ही चैप्टर में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी कि दो घात वाले बहुपद, वो जो कि इस फॉर्म में होते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई बहुपद लिखा है जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, और ध्यान रखना है x की पावर 2 के साथ जो नंबर आ रहा है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वही 0 हो गया तो पावर 2 वाला पद ही खत्म हो जाएगा उसमें से, है ना। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, मान लिया आप इसमें एक ही जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो ये तो पद खत्म हो जाएगा, तो ये दो घात का थोड़ा ही बचेगा। अब ये एक घात का रैखिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये जो पद आपके पास आ रहा है x² वाला, इसके साथ जो भी रियल नंबर्स है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये द्विघात समीकरण बनेगी। बाकी 0 हो सकते हैं, लेकिन x² वाले पद के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी है इसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। अगर हम इस द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल रख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम इस द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, अब इसका नाम बदलकर हो गया द्विघात समीकरण। जब तक ये अपने आप में अकेला लिखा हुआ था तब तक था ये द्विघात बहुपद। जैसे ही आपने इसे 0 के इक्वल रखा है तो ये बन गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि पहचान है द्विघात समीकरण की कि वो जो दो घात की समीकरण है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें द्विघात समीकरण के बारे में ही पढ़ना है, और थोड़ा बहुत आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए इसी नॉलेज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है द्विघात समीकरण की पहचान करना कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, तो इसी में अब करता हूँ। प्रश्नावली 4.1 है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और आप ही बताएंगे कि ये है या नहीं है। 4.1 का पहले का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास 2x माइनस 3। 2 और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 3। आपसे पूछा गया है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम पहचान कर लेते हैं। देखिए, पहला आपको इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे हम इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी उस फॉर्म में नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट का पूरे का होल स्क्वायर लग रहा है, तो उसमें पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। ये तो होगा इधर की बात, क्योंकि आपका फॉर्मूला है। इसकी मल्टीप्लाई अंदर की दीजिए, 2x माइनस 6 हो गया। अभी आपके पास होगा x² प्लस 1, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 2x, वो सब भी इधर ही आ जाएंगे 2x और प्लस 6, क्योंकि वो उधर से धरा चुके हैं, वहां पर क्या बचा है 0। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो चुका है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपके पास बचा है x², 1 और 6 दोनों जुड़कर हो गए 7 और इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो x की घात 2 है, तो उसका मतलब साफ है ये द्विघात बहुपद है। और साथ ही साथ ये क्योंकि 0 के इक्वल भी है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। भले ही इसमें x का पद ना हो, x की पावर 2 का पद तो है ही ना, तो जो सबसे बड़ी घात है वही हमारी समीकरण को निश्चित करती है कि 2 घात की है, 3 घात की है, 4 घात की है। अगर सबसे बड़ी घात उस समीकरण में आपके सामने लिखी गई है उससे छोटी घातें नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी भी सबसे बड़ी घात उसमें दी गई है वही उसके समीकरण को निश्चित करेगी कि कौन से घात का समीकरण है।
तो पहले सवाल में जो प्रश्नावली 4.1 है, इसमें आपको सिर्फ यही पहचान करनी है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आप पहले उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बहुत ही आराम से पता लग जाएगा कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के द्विघात समीकरण को बनाना है। अब ये जो बनाने वाला प्रश्न है 4.1 में, इसे हम 4.2 में समझेंगे, क्योंकि वहां हम समीकरण बनाएंगे भी और बनाने के बाद उसे हल भी करना सीखेंगे। क्लियर है? तो उसका मतलब डायरेक्ट हम वही बनाना सीखेंगे, वही प्रश्न को समझ लेंगे। तो 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए गए, चारों को वहीं पर समझेंगे कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण को बनाते हैं। पहले हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं कि उसके गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड आप पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी होशियारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये करते हैं, इसे नोट कर लेना, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। द्विघात समीकरण को हल करना या उसके गुणनखंड करना सीखेंगे। ये थोड़ा बहुत आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए समझते हैं। यह है एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बहुत ही इजी है क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कि द्विघात समीकरण कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी आप देख लेना और यहाँ भी समझ लीजिए, दोनों जगह से आपकी नॉलेज डबल हो जाएगी। इन समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, x² के साथ जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई अचर पद में करते हैं, यानी कि संख्या में करते हैं। जो भी नंबर आएगा उसे अपने बकेट में यानी कि टोकरी में रख लीजिए। वो नंबर आपके पास क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। अब हमें इस नंबर के जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे कि उन्हें माइनस करके यहाँ जो नंबर है वो मिले। यहाँ नंबर क्या है 1, क्योंकि वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब वहां पर क्या लिखा है 1। तो हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाकर 1 मिले हमें। तो पहला 12 के सारे फैक्टर लिख लीजिए जो आपके ऊपर के माले में आ रहे हैं। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकन 12, ये फैक्टर सब आपके सामने रखे हैं। 12 के इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। अब इनमें से आपको वो फैक्टर उठाने हैं जिनका अंतर 1 हो, यानी कि जिनका घटा 1 हो। आप आराम से देख पा रहे हैं 4 और 3 का जो अंतर है वो 1 मिल रहा है, बस यही आपका काम है। इसे सोल्व करने के लिए अब आप क्या करेंगे, पहला और तीसरा पद एज इट इज रखेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, है ना, रख दीजिएगा। ये x एज इट इज रहेगा। यहाँ जहाँ हमें नंबर रखना है वहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर वो नंबर रखेंगे जो आपने ढूंढे हैं। बहुत ही दिक्कत से मिले हैं आपको भैया ना। 4 माइनस 3, अगर वो प्लस के ढूंढते हम तो यहाँ पर हमें 4 + 3 रखना पड़ता, लेकिन हमें यहाँ माइनस के ढूंढने थे तो हमें माइनस ही लगाना पड़ा है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपका थोड़ा सा और काम बढ़ेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। क्लियर? ये बहुत इजी काम है, आप समझ लेना। ये हम इसलिए करते हैं ताकि 2 के जोड़े बन जाएं और जोड़े बनाकर इन्हें घर से जोड़ देते हैं, घर जोड़े बना देते हैं। ठीक है, जोड़े बनाकर हम कॉमन लेंगे। x पहले 2 पद से हमेशा कॉमन बनता है। इसके साथ साथ इस 4 को लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 कॉमन आ जाएगा ये वाला। यहाँ से बचेगा 1x, बीच में प्लस, यहाँ से 2 बचेगा। x तो आप कॉमन ले चुके। जब आप दूसरे 2 पदों में कॉमन लेंगे तो इसका जो पहले पद का चिन्ह होगा वो हमेशा कॉमन बनेगा। साथ के साथ x इनमें से कभी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि लास्ट के पद में x होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसके फैक्टर करके देख लेंगे कि नंबर क्या कॉमन है। 6 के टुकड़े हो गए, 3 दूनी 6, तो दोनों से 3 कॉमन आ गया है। ब्रैकेट, यहाँ से बचा x। क्योंकि आप माइनस बाहर ले चुके हैं तो दोनों पद प्लस हो जाएंगे या अंदर के दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस था प्लस, ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं। यहाँ क्या बचा है 2 बराबर 0। x + 2, x + 2 सेम आ गया आपके पास पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में जो बचे हुए पद है ये लिखे जाएंगे और बराबर हो गया 0।
ठीक है, ये आपने क्या कर लिया है, इसके गुणनखंड, इसे कहते हैं गुणनखंड करना। लेकिन हमें गुणनखंड करने के साथ साथ उसमें कहा गया कि ये जो द्विघात समीकरण लिखी गई है इसके मूल फाइंड कीजिए। मूल, मूल जिन्हें हम शून्यक भी कहते हैं, शून्यक यानी कि जीरोज, और इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए, सब एक ही है। तो जब हम देखिए, जैसे आपने गुणनखंड कर लिए, मूल की तो टेंशन ही खत्म कीजिए, समझो गुणनखंड निकले, मूल भी निकल गए हैं। ठीक है, देखिए पहला जो गुणनखंड है उसे आप 0 के इक्वल रखेंगे, अलग अलग रखेंगे दोनों को, और x के 2 मान निकलेंगे यहाँ से, और x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -2, क्योंकि इधर ये प्लस है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। दूसरा जो गुणनखंड आपने ढूंढा है उसे भी 0 के इक्वल पुट कीजिए, वहां से भी x निकाल लेंगे, ये 2x यहीं पर रहेगा, 3 उधर जाकर प्लस हो गया, फिर x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू निकली है, एक है -2 और एक है 3/2। आपको ये भी ध्यान रखना है, जितने भी घात की कोई समीकरण होती है उस समीकरण में x के या y के जो भी इसमें चर आपने यूज किया है उतनी ही वैल्यू निकल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ना उससे कम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चर की उतनी ही घात है, तो वो उतनी ही वैल्यू लेकर आपके सामने आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये था किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से मूल निकालना, यानी कि शून्यक निकालना। क्लियर है? इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं एक क्वेश्चन रूट वाला समझा देता हूँ, क्योंकि रूट से आप बहुत डरते हो ना। रूट से डर लगता है बच्चों को। रूट आया नहीं कि हार्ट बीट बढ़ गई, अब क्या होगा सवाल का। रूट से नहीं डरना भैया, रूट से तो रिश्ता बना लो, क्योंकि हर जगह मिलेगा आपको। इसी 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है ये, थर्ड पार्ट। एक गुणनखंड और समझ लेते हैं, फिर हम समीकरण बनाना सीखेंगे कैसे बनती है। रूट 2x² प्लस 7x और प्लस 5√2, हमें इसके मूल निकालने हैं, मूल रूट। ठीक है, मूल निकालने के लिए वही x² के साथ जो भी पद आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई बिना x वाले में करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में करेंगे। देखिए इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, 2 आ जाएगा, और इंटू 5, तो आपके पास नंबर मिल गया 10। अब 10 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 7 मिलता हो, क्योंकि अब यहाँ प्लस आ रहा है और x के साथ नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 10 के ऐसे टुकड़े या ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ के 7 मिले। ठीक है, तो 10 के क्या क्या हो सकते हैं भैया, 10 एकन 10, 5 दूनी 10, इसके अलावा कोई ना मिलेगा। पहला जो फैक्टर है 10 और 11 देगा, दूसरा फैक्टर 5 और 2 7 देगा, तो ये आपका सेट बैठ रहा है। पहला पद एज इट इज, लास्ट का पद एज इट इज, यानी कि जो का तो ये x भी जो का तो इसकी जगह ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ये चीज आएगी जो आपने ढूंढी है इतनी मेहनत से। ठीक है, √2x² प्लस, देखिए सब प्लस हैं, सब प्लस ही आने हैं, 5x हो जाएगा 5x, क्योंकि x की भी मल्टीप्लाई होती है ना इधर से 2x, और 5√2 इज इक्वल टू 0, दो दो के जोड़े, दोनों से मैंने बताया x यानी कि चर हमेशा कॉमन आएगा। अब देखिए ये 5 है, ये √2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से क्या बचा, √2, यहाँ से बचेगा x, और प्लस यहाँ से बचा आपके पास 5। इसका चिन्ह क्योंकि प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, साथ ही साथ इन दोनों से क्या कॉमन है, देखिए 5√2 है और यहाँ पर 2 है, तो देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या होगा, हम √2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और उसके साथ x बचेगा, और यहाँ से बचेगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम हो गए हैं ये, तो √2x प्लस 5 और यहाँ से बचा x प्लस √2 और इज इक्वल टू 0। वापस वही प्रक्रिया, एक बारी से 0 रखेंगे, एक बारी से 0 रखेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर।
पहले 5 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि 5 इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -5/√2। पहला मूल निकल चुका है। मूल तो समझ रहे हो ना, x की वैल्यू, और ये x की वो वैल्यू है जो उसे संतुष्ट करेगी, क्योंकि उसी से तो निकली है। ठीक है, संतुष्ट का मतलब उसमें रखने पर 0 देगा। x + √2 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2। देखिए ध्यान से, क्योंकि दो घात की समीकरण थी, दो घात की समीकरण है तो उसमें हमें x के दो ही मान मिलेंगे जिन्हें हम उनके मूल बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल फाइंड कर सकते हैं, जिन मूलों से मिलकर वो समीकरण बनती है। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए कितना मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। ये जो समीकरण आप पढ़ रहे हैं, अब इन समीकरणों को हम बनाना सीखेंगे लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी में आपको सवाल लिखे हुए मिलेगा, उसे पढ़कर हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखिए कितना आनंद मिलता है आपको, क्योंकि अब आप इन्हें सॉल्व करना सीख चुके हैं, अब इन्हें बनाना सीखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है भैया, कहाँ से आती है, ये है क्या, हम जो ये समीकरण पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों का जवाब देते हैं आज आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का। अगर आज आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो सब द्विघात समीकरण समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके से चलती है सब। पहला सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जोड़ क्या हो, 27 हो, और गुणनफल 182 हो। योग हमारे पास कितना होना चाहिए, दो संख्याओं का 27, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए भैया, 182। यहां मैं आपको समीकरण बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि सोल्व करना मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे ही इक्वेशन बनी फिर तो उसे सोल्व करने की टेंशन रह जाएगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, जब हमें दो संख्याओं का योग दिया हो, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ 27 है, तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे। माना पहली संख्या क्या मान ली भैया आपने, x। जब आपको ये मालूम है कि दो संख्याओं का जोड़ 27 है और उनमें से पहली संख्या आपने x मान ली है, तो दूसरी संख्या 27 - x ही तो होगी, है ना। दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 - x। देखिए कैसे हुई है। मान लिया जाए आपकी जेब में 23 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। आपको ना दो भागों में डिवाइड करना है, और एक भाग मैं आपको बता दूं कि पहला भाग ये है, तो दूसरा भाग निकालने के लिए आप क्या करोगे, उन सब रुपए में से एक भाग को घटा देगा, दूसरा भाग निकल जाएगा। तो मैंने यहां भी तो यही किया है। हमारे पास दोनों भागों का जोड़ दिया गया है 27, पहला भाग x है तो दूसरा भाग हो जाएगा 27 - x। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो दो संख्या आपके पास निकली हैं, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। देखिए गुणनफल कितना है, 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। x की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, 27x, x में करेंगे तो x² = 182। क्लियर है? इन सबको इधर ही ले आओ, -x² + 27x -182 बराबर 0। देखिए ध्यान रखना है, ये जो x² वाला पद है कभी माइनस नहीं हो सकता, तो इसे हम प्लस कर लेंगे, सबको माइनस से गुणा करके। तो x² ये हो जाएगा -27x, ये हो जाएगा +182 बराबर 0। ठीक है भाई, बन गई ना द्विघात समीकरण। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को अब हल कैसे करेंगे वो आपको सोचना है, बहुत आसान है। देखिए इसके साथ क्या नंबर आ रहा है, 1 की मल्टीप्लाई आप 182 में करेंगे, 1 × 182 = हो जाएगा 182। क्लियर है? अब हमें 182 यानी कि 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 27 मिलता हो, जिन्हें जोड़कर 27 मिलता हो। बस ये ढूंढना है आपको। दो नंबर पकड़ लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई 182 मिलती हो और जिनका जोड़ आपके पास कितना हो, 27 हो भैया, 27। तो पहले तो आपको देखो ढूंढना कितना आसान है। दो नंबर ऐसे पकड़िए जिनकी गुणा करने पर लास्ट में हमें 2 मिलता हो और जोड़ के हमें 27 मिल रहा हो। जैसे मान लिया मैं 18
और 18 में 9 जोड़ते हैं, 18 9, हमें पता है कि 27 होगा। अगर हम 18 में 9 को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, लेकिन गुणा भी तो देखनी है ना। 9 × 72, 7, 9 × 9 और 7 16, तो लेकिन 162 आ रहा है, चाहिए हमें 182। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से बात नहीं बनेगी। कोई और दो नंबर पकड़िए, 17 से नहीं चलेगा, 16 और 11 नहीं चलेगा, 15 नहीं चलेगा, 14 और 13, 14 और 13 देख लेते हैं भाई, क्योंकि 14 और 13 की आप ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो आनी चाहिए ना। तो 13 चौक 52, हासिल लगे 5, 13 × 13 हुआ। लो भैया, काम हो गया आपका। आपको गुणनखंड करने में ज्यादा नहीं सोचना है। देखो मैंने कैसे पता लगाया, मैंने इस तरह पता लगाया, इसमें कितना आ रहा है लास्ट में 4, इसमें कितना आ रहा है 2। अगर हम 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 12 का मतलब लास्ट में 2 मिलेगा, और 2 ही तो चाहिए लास्ट में हमें। ठीक है, जोड़ बाद में करके देखेंगे कि उनका जोड़ क्या आ रहा है। पहले ऐसी संख्याएं देख लो जिनके लास्ट के अंक की मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाए, 2, या कुछ भी यहाँ होता 4 होता 4 देखते, 5 होता 5 देखते। तो ऐसे दो नंबर उठाइए जिनका जोड़ हमें ये वाली संख्या मिले जो हमें चाहिए है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि वो संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? बस अब मैंने आपको ये फैक्टर बता दिए, ये फैक्टर यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और भैया आपका काम 36 हो जाएगा। 36 का मतलब काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को बनाएंगे और बनाने के बाद उसे हल भी करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर ये अभ्यास पहली 4.1 और 4.2 आपकी पूरी हो जाएगी। और मैं जो अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये समझ लीजिए कि परीक्षा में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4, ठीक है, जो भी होगा ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को जिस तरीके से देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्लियर है भाई? आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? नहीं पता तो आज पता लग जाएगा, घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो फिर मेरा क्या फायदा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जैसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। बस सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए जब द्विघात समीकरण के सवाल आएंगे उसमें किसी भी तरीके के सवाल आ सकते हैं, बस उनसे जब हम करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगी कंडीशन को पढ़ के। वो कह रहा है कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, लेकिन आधार तो हमें पता नहीं है, तो आधार को क्या मान लेते हैं हम, x। तो उसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, यानी कि -7, x - 7, क्लियर है? और उसका जो कर्ण है वो 13 है। ये क्या है इसका कर्ण, ये क्या है इसका आधार। तो क्योंकि हमें आधार पता नहीं था तो उसे हमने क्या मान लिया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर मान लिया x, सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें आधार पता नहीं था तो आधार को हमने क्या मान लिया, x। फिर उसने कहा कि जो उसका ऊंचाई है यानी कि लंब हम कहते हैं इसे, वो इससे 7 कम है, यानी कि x - 7 है, और कर्ण आपको पहले से दिया गया है 13। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे हल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या भैया, बहुत इजी है। कर्ण की घात 2 बराबर होता है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, उठाकर रख दीजिए। कर्ण कितना है, 13 की घात 2 हो जाएगा। लंब कितना है, x - 7, जिसे हम ऊंचाई बोल रहे हैं वो लंब ही है। ठीक है, और आधार है आपके पास x की घात 2, क्लियर? 13 की घात 2 करेंगे 169, 13 × 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगी, क्लियर? यहाँ पर a - b की घात 2 का सूत्र खोल लेंगे आप, x²
प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था आपके पास। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो गए 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों की 14x। क्लियर है? अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यूज आपको त्रिभुज में दी गई थी पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके मैंने वो वैल्यू वहां पर रख दी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपके सामने लिखी गई है, यही होती है। जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे फिर मैंने फॉर्मूले ड्राइव कर दिए यहाँ पर। क्लियर है? चलिए सारी क्वांटिटी को एक साइड लाएंगे। चलिए तो पहले से धरी थे भैया 169, ये धरा का माइनस, ये भी धरा का माइनस और ये धरा का हो गया प्लस और इज इक्वल टू होगा आपके पास 0। तो एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी को पहले लिखो, फिर लिखो एक्स वाली। 169 में से 49 गए, आपके पास बचेंगे 120, वो भी प्लस के और इज इक्वल टू हो गया 0। मैंने आपको बताया था कि पहली जो एक्स स्क्वायर वाला पद है वो कभी भी माइनस नहीं होगा। उसे प्लस करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस सबके चिन्ह चेंज कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। बन गई ना द्विघात समीकरण। अब आप इस द्विघात समीकरण को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, क्योंकि सब में 2 कॉमन आ जाएगा, या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 7x, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 60 इज इक्वल टू 0। लो जी, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कि मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 1 इंटू 60 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें माइनस कर कर 7 मिले। ठीक है, करिए जितने भी 60 का फैक्टर कर सकते हैं, दिमाग में सोचिए। 12 पंजे 60, 10 छिंग 60, 30 दूनी 60। इस तरीके से सारे फैक्टर आप यहाँ लिख लेना। इसके बाद जो फैक्टर आपका यहाँ पर सेट बैठ रहा है, देखिए हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 60 हो और माइनस करके आपको 7 मिले। तो पहला ये देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 60। इस फैक्टर को यहाँ पर रखना, आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वही उसने पूछी है। अगर आपने, जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, वो जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपका आधार हो जाएगा। जो भी आधार निकलेगा उसमें से 7 कम कर देना, वो आपका लंब यानी कि इस त्रिभुज की ऊंचाई बन जाएगी। क्लियर है? देखिए इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण को क्वेश्चन पढ़कर उसे बनाएंगे और बनाने के बाद उसे हल कर कर उस चर की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपका समीकरण में दिया गया है, और वही आपसे वो पूछेगा। देखिए इसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 बताया, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5। में क्वेश्चन लिखना भूल जाता हूँ यार। ये क्वेश्चन नंबर है 5 किसका? 4.2 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में शायद मिल भी जाए आपको, और क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर में या 4 से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है करने के लिए द्विघात समीकरण का। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण के जो सवाल आपको दिए जाएंगे उन सवालों को आप समझकर उनकी इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन करने के बाद उस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, अच्छी वीडियो मिलेगी वो भी, और जो उसमें अपने समझा होगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।